अस्सलाम वालेकुम ऑडियंस, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? तो आज की एपिसोड में हमने जो पिछली प्लेलिस्ट के अंदर वी हैव टॉक्ड अबाउट एल्गोरिदम्स एंड देन ऑफ कोर्स द फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स रिगार्डिंग टू अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो सारी बातें हमने कर ली थी। सो आज हम जो चीज़ स्टार्ट करने लगे हैं वो बेसिकली वी आर एक्चुअली गोइंग टू स्टार्ट आर प्रोग्रामिंग। और इस पर्पज़ के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी भी लैंग्वेज के फाउंडेशनल जो कंस्ट्रक्ट्स हैं उनको अंडरस्टैंड कर लें तो फिर स्विचिंग ऑफ लैंग्वेज जो है वो आपके लिए मैटर नहीं करती। सो इस बात को प्रैक्टिकली प्रूव करने के लिए मैंने इस जो मेरा ये प्ले लिस्ट है इसके अंदर जो लैंग्वेजेस मैंने चूज़ की हैं दैट आर C++, जो कि मोस्टली यूज्ड फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई जाती है। देन ऑफ कोर्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जावा है आपके पास, और फिर इसी तरीके से आपके पास जो है वो पाइथन एंड आपके पास वेब के लिए JS जावास्क्रिप्ट है। सो इन तमाम लैंग्वेजेस के अंदर जो हमारे बेसिक कॉन्स्ट्रक्ट्स थे जिसमें हमने सबसे पहले बात की थी कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, फिर हमने बात की थी डाटा टाइप्स क्या हैं, फिर हमने बात की आप अगर देखें कि लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट सेट ऑफ ऑपरेटर्स होते हैं, फिर ऑफ कोर्स जब हम वेरिएबल्स के ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशंस बन जाएंगी, और फिर उसके बाद हमारे पास कंडीशनल जो कंस्ट्रक्ट हैं वो हैं, और उसके बाद हमारे पास रेपिटेशनल जो कंस्ट्रक्ट हैं वो हमारे पास अवेलेबल है। तो अब सबसे पहले जो चीज़ आप अगर नोट कीजिए, किसी भी लैंग्वेज में जब आप प्रॉब्लम को कोड करने लगे हैं तो ऑफ कोर्स आपने पहले जिस भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना था आपने उस प्रॉब्लम का जो एल्गोरिदम है उसको आपने बिल्ड कर लिया हुआ है। तो स्टूडेंट्स, अब एल्गोरिदम की एग्जांपल लेके और फिर उसको लैंग्वेज में ट्रांसलेट करने से पहले कुछ थोड़ी सी गुफ्तगू और जो है वो यहाँ पर आई थिंक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट, जिसको हम इस स्टेज के ऊपर डिस्कस कर लें। तो वो क्या है जी? वो ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपसे कहता हूँ कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना है जिसमें आपने किसी भी यूज़र से उसकी एज जो है वो इनपुट लेनी है। तो मेरे लफ्ज़ पे गौर कीजिएगा, इनपुट, और उसके बाद आपने उसकी एज को डिस्प्ले कराना है, यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो आपने उसको आउटपुट करना है। सो यहाँ पर एक बात वाज़ेह हो गई कि दुनिया की जितनी भी लैंग्वेजेस हैं वो आपको मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेंगी किस चीज़ का? जी बिल्कुल ठीक है, वो आपको मैकेनिज़्म प्रोवाइड करेंगे कि हाउ यू कैन टेक इनपुट एंड देन ऑफ कोर्स हाउ यू कैन डिस्प्ले दी आउटपुट। तो इसका मतलब है इनपुट और आउटपुट के लिए लैंग्वेजेस आपको कंस्ट्रक्ट देंगी। एक बात हो गई। दूसरी बात भी समझ लीजिए यहीं पर, और वो दूसरी बात ये है कि जब भी आपने किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है उस प्रॉब्लम के अंदर आपके पास डेटा है, और उस डेटा ने कंप्यूटर की रैम में स्टोर होना है, और स्टोर होने के बाद उसके ऊपर आपने ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं। तो यहाँ पर अब ये भी बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो आपका डेटा है, जो कि हमारी अभी वाली एग्जांपल में अगर आप देखें तो वो क्या है, एज है, वो एज रैम में कैसे स्टोर होगी? बिकॉज रैम तो एक चिप है, एक डिवाइस है, और उसके अंदर कैसे डेटा स्टोर होता है। तो अभी हाई लेवल के ऊपर आपको ये भी समझना ज़रूरी है। तो बिफोर आई डायरेक्टली जंप इन टू द कोड, मैं आपको थोड़ा सा रैम के बारे में भी यहाँ पर बता देता हूँ कि एज़ यू नो कि रैम इज़ द रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो भी आपके प्रोसेसर ने ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं उसके लिए पहले आपके डेटा का रैम में होना ज़रूरी है। तो अब अगर मैं एक सिंपल एग्जांपल से आपको समझाऊं तो आप यूँ समझ लीजिए जिस तरीके से एक स्ट्रीट होती है और स्ट्रीट के अंदर हाउसेज हैं, और किसी भी घर को यूनिकली
आइडेंटिफाई करने के लिए उस घर का कोई ना कोई स्पेसिफिक एड्रेस होता है। सो जस्ट लाइक स्टूडेंट्स, आप ये समझ लीजिए कि रैम क्या है। रैम इज़ अ कलेक्शन। किसकी कलेक्शन है जी? आपके लिए दो लफ्ज़ यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सेल्स की, या आप यूँ समझ लीजिए लोकेशंस की, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि जब भी आपके डेटा ने स्टोर होना है तो उसने रैम की कोई स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाके स्टोर होना है। और जो रैम की हर लोकेशन है, उस लोकेशन का जिस तरह स्ट्रीट में हर घर का एड्रेस था, इसी तरह रैम की हर लोकेशन का भी एक एड्रेस है। और हम आगे जाके किसी स्टेज पे देखेंगे कि वो जो हमारा रैम का एड्रेस होता है वो हेक्साडेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट किया जाता है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास, एक आपको समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर मेरे पास एक ऐसी रैम है जिसका जो साइज़ है, मैं कह देता हूँ कि हमारे पास एक रैम है जिसका साइज़ जो है वो 1000 बाइट्स है, ठीक है। रैम का साइज़ 1000 बाइट्स है। और साथ में आपको ये बता देता हूँ कि हर जो लोकेशन है उसका जो साइज़ है वो 1 बाइट है। तो अगर मैं आपसे यहाँ पे क्वेश्चन करूँ कि हाउ मैनी लोकेशंस दिस RAM has, so I think it's a simple mathematics. You divide 1000 by the size of the location, which is equal to 1000 in this case. So in this case, the RAM has 1000 locations and every location is of 1 byte. So just to understand a bit more, अगर मैं ये कह दूँ कि ये जो RAM की लोकेशन है इसका साइज़ 2 बाइट है, ठीक है। तो अब क्या होगा जी? बिल्कुल आपने सही कहा, 1000 को आप 2 से डिवाइड कर लीजिए, तो इससे आपको पता लग गया अब आपके पास 500 लोकेशन होंगी। सो आई थिंक मेरी इस बात के बाद आपको ये बात समझ आ गई है कि रैम के अंदर लोकेशंस हैं, हर लोकेशन का एक यूनिक एड्रेस है। सो फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम जस्ट एक एड्रेस को, तो ये 0x प्रीफिक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हेक्साडेसिमल का एड्रेस है। और अगर मैं आगे लिख दूँ AB48 फॉर एग्ज़ाम्पल, तो अब ये एक एड्रेस है। अब आप एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर आपने एक प्रोग्राम बनाना है, उसके अंदर आपने एज वाला डेटा स्टोर करना है और आपने रैम की लोकेशन को उसके एड्रेस की बेस के ऊपर एक्सेस करना है फॉर स्टोरिंग डेटा। सो स्टूडेंट, आई थिंक इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू रिमेंबर दी एड्रेसेस। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि अगर एक इंसान को हम उसके नाम से एक्सेस करें या उसके कॉरस्पॉन्डिंग CNIC नंबर से एक्सेस करें, तो मेरे ख्याल में इंसान को उसके नाम से एक्सेस करना ज़्यादा आसान है एज़ कम्पेयर टू कि हम उसको उसके CNIC नंबर से एक्सेस करें। तो इसका मतलब है कि रैम को भी जब आपने एक्सेस करना है फॉर स्टोरिंग योर डेटा, तो इट वुड बी मोर अप्रोप्रिएट, और ये आपके लिए ज़्यादा आसान होगा अगर आप रैम की लोकेशन को किसी नाम से एक्सेस कर लें। तो जब आप उसको कोई नाम दे देंगे तो नाम की बेस के ऊपर जब आप उसको एक्सेस करेंगे तो उस पर डाटा लिखना या उससे डाटा उठा के रीड करके डिस्प्ले करवाना वो आपके लिए आसान हो जाएगा। सो इस सारी गुफ्तगू को अगर मैं कहूँ कि ये सारी बातें मैंने आपके साथ किस पर्पज़ के लिए की हैं, तो ये इस बात का बड़ा वाज़ेह सबूत है कि जब हम बात करते हैं किसकी, वेरिएबल की, तो वेरिएबल की जो किताबों के अंदर डेफिनेशन है वो ये है कि वेरिएबल इज़ अ named memory location। इस बात से क्या पता लगा कि अगर आपने कोई प्रोग्राम बनाना है, उस प्रोग्राम में आपने डाटा रैम में स्टोर करना है, तो फिर आपके लिए ये आसान है कि लैंग्वेज आपको एक ऐसा वे दे कि आप अपने डाटा को रैम में स्टोर करने के लिए एक नाम दे दें, और उस नाम को जब आप लिखेंगे कोड के अंदर तो ऑटोमेटिकली वो नाम किसी मेमोरी लोकेशन के साथ बाइंड हो जाएगा और आप उस लोकेशन पे रीड भी कर सकते हैं और आप उस लोकेशन के ऊपर राइट भी कर सकते हैं। सो आई होप कि यहाँ तक की गुफ्तगू से आपको चीज़ें काफ़ी ज़्यादा समझ आ गई होंगी कि जी वेरिएबल क्या होता है, रैम में डाटा स्टोर होता है और फिर रैम में स्टोर डाटा को हम कैसे एक्सेस कर सकते हैं। सो
अब इस सारी गुफ्तगू के बाद हम प्रोग्रामिंग एग्जांपल्स को स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया है कि प्रोग्रामिंग करने के लिए हमने 4 लैंग्वेजेस को चूज़ किया है, जिसमें C++ है, जिसमें जावा है, जिसमें पाइथन है और जिसमें हमारे पास जावा स्क्रिप्ट है। अब स्टूडेंट्स एक और भी बात है, यहाँ पर कुछ जो बिगनर्स हैं वो ये ना समझें कि जावा और जावा स्क्रिप्ट दोनों एक ही लैंग्वेजेस के दो नाम हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अगर मैं यहाँ पे कार लिखूँ और वर्सेस मैं यहाँ पे कारपेट लिखूँ, तो जो रिलेशनशिप कार और कारपेट में है वो क्या है कि कार का जो वर्ड है वो कारपेट में सिर्फ आ रहा है, हालांकि दोनों बिल्कुल दो अपोजिट चीज़ें हैं। सो बिल्कुल इस तरीके से जावा और जावा स्क्रिप्ट ये दोनों भी दो डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, इनका आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। तो उम्मीद है आपको यहाँ तक भी बात समझ आ गई होगी। तो अब हर लैंग्वेज आपको क्या प्रोवाइड करेगी, इनपुट। हर लैंग्वेज आपको क्या प्रोवाइड करेगी, कंस्ट्रक्ट, जो कि आउटपुट के लिए इस्तेमाल होंगे। इसी तरह दुनिया की हर लैंग्वेज आपको वेरिएबल्स का कॉन्सेप्ट देगी। तो आज के इस सेशन में हम इन 3 चीज़ों को यूज़ करते हुए 4 लैंग्वेजेस के अंदर इस कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट जी विद द सिंपल एग्जांपल। और हमारी आज की एग्जांपल ये है कि हमने यूज़र से जो भी हमारा प्रोग्राम इस्तेमाल कर रहा होगा उससे हमने ये पूछना है कि भाई अपना नाम बताओ, और फिर हमने उसके नाम से पहले हेलो लगा के उसको एक वेलकम मैसेज दे देना है। तो लेट्स सी जी। तो जैसा कि मैंने आपसे अर्ज़ किया कि हम ये काम करने लगे हैं, तो अब हम इस काम को करने के लिए सिंपली क्या करते हैं जनाब, हम इस वाली फ़ाइल को सेव कर देते हैं और इंट्रो का नाम दे देते हैं जी इसको, और उसके बाद इस फाइल को हम बंद कर देते हैं और यहाँ से अब हम इस एक एम्प्टी फाइल से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जी C++ है। मैं अभी आपसे जो हेडर फाइल्स और उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर बात नहीं करूँगा, बिकॉज दैट कैन बी अ बिट कंफ्यूजिंग फॉर द बिगनर्स। सो अभी हम सिंपल ये करते हैं जनाब कि डायरेक्ट ये देखते हैं कि जनाब हमने एक वेरिएबल बनाना है। तो मैंने कहा था मैंने नाम यूज़र से लेना है, तो मैं वेरिएबल का नाम क्या रखता हूँ, नेम, ठीक है। और अब यहाँ पर आप देखिए कि ये मैंने नेम लिख तो दिया है, लेकिन यहाँ पर अब ज़रूरी है कि हमें इस नेम की पहले ये भी बताना पड़ेगा कि इस वेरिएबल में हम किस तरह का डेटा स्टोर करेंगे। तो वेरिएबल के नाम से पहले हमें उस वेरिएबल की क्या बतानी पड़ेगी, डेटा टाइप। तो अगर आप ये देखिए जो डेटा टाइप है वो हमारे पास डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर डिफरेंट है, लेकिन अगर मैं जेनेरिक लिखूं तो नंबर्स, इसी तरीके से स्ट्रिंग्स जिसमें अल्फ़ा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स होंगे, इसी तरीके से कुछ लैंग्वेजेस के अंदर डेसिमल पॉइंट्स को स्टोर करने के लिए हमारे पास फ्लोटिंग टाइप की वैल्यूज़ हो सकती हैं। और इसी तरीके से अगर आपने कोई सिंगल कैरेक्टर स्टोर करना है जैसा कि LM वटेवर, तो उसके लिए कैरेक्टर डाटा टाइप हो सकती है। सो नॉर्मली ये डिफरेंट हमारे पास क्या होंगी, डेटा जनाब। तो हमने कहा कि जी ये डिफरेंट तरह की हमारे पास डेटा टाइप्स होंगी। तो नाम से ही पता लग रहा है जी कि नंबर के अंदर कोई नंबर स्टोर होगा, स्ट्रिंग के अंदर कोई कम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर स्टोर होंगे। तो अब C++ में, क्योंकि C++ एक हमारी स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज है, और उस स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेज को का मतलब ये है कि उसमें वेरिएबल को स्टोर करने से पहले उसकी डेटा टाइप बतानी ज़रूरी है। तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे अगर हमने नाम किसी का स्टोर करना है तो उसकी डाटा टाइप क्या होगी, अच्छा गैस करेंगे जी, बिल्कुल ठीक है, आपने सही गैस किया जी। तो उसकी डाटा टाइप होगी स्ट्रिंग, और आगे आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। अब ये जो हमने लाइन लिखी है, ये लाइन बेसिकली क्या कर रही है, ये बिल्कुल जो हमने अभी बात की थी कि मेमोरी के अंदर एक लोकेशन बना रही है,
और उस लोकेशन का नाम उसने क्या रख दिया, नेम। अब उसमें वैल्यू किस टाइप की स्टोर होगी वो हम यहाँ से बता रहे हैं, ठीक है जी। तो C++ में ये काम हो गया कि हमने एक वेरिएबल बना दिया। अब हमें इस वेरिएबल के लिए क्या लेनी है जी, आपने सही आइडेंटिफाई किया, इनपुट। तो C++ में इनपुट लेने के लिए हमारे पास कंसोल इन अवेलेबल है, और अभी आपने सिंटैक्स से नहीं घबराना, और यहाँ पे आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। और उसके बाद अगर आपने इसको डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हमारे पास कंसोल आउट अवेलेबल है, और उसमें आपने अपने वेरिएबल का नाम लिख दिया। तो देखिए ये जो मैंने 4 लाइनें आपके सामने यहाँ लिखी हैं, जिसमें पहली लाइन में मैंने क्या किया, वेरी गुड, तो यहाँ पे हम कह देते हैं हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया। और डिक्लेरेशन में कितनी चीज़ें रिक्वायर्ड थी, डेटा टाइप रिक्वायर्ड थी और नेम रिक्वायर्ड था। तो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस के अंदर आपको पहले डेटा टाइप बतानी पड़ती है, उसके बाद नाम बताना पड़ता है। अब आपने उसकी इनपुट लेनी है, तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि इस एग्जांपल में इनपुट कहाँ से आनी है, कीबोर्ड से, और कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए जो हमारे पास चीज़ अवेलेबल है उसको हम सीन कहते हैं। ये बेसिकली लैंग्वेज में एक ऑपरेटर होता है। ये सब बातें हम इंशाल्लाह आने वाली एपिसोड्स में बड़ी डिटेल में देखेंगे, और अभी तो हम एब्स्ट्रैक्शन में रह के सिर्फ चीज़ें देख रहे हैं, डिटेल ज़रूर सीखेंगे, बच्चों को घबराना नहीं है आपने। और ये बिल्कुल क्या है, ये मॉनिटर यानी जिसको हम कंसोल कहते हैं, उस पर आउटपुट देने के लिए हमारे पास सी आउट अवेलेबल है। सो दिस इज़ फॉर इनपुट एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ फॉर आउटपुट। अब ये आपने एक एग्जांपल देख लीजिए C++ के करस्पॉन्डिंग। अब हम चलते हैं जनाब जावा के अंदर, और क्योंकि वीडियो का टाइम बढ़ ना जाए तो हम क्या करते हैं जी, हम आपके सामने अब जावा की जो एग्जांपल है उसके हिसाब से थोड़ा सा आपको गो थ्रू करवाते हैं। अब अगेन आप इन चीज़ों से बिल्कुल मत घबराइए। ये जो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन है, C++ में खाली इंट मेन है, सो डोंट वरी अबाउट ऑल दिस। सो अब यहाँ पर आप देखिए सर, जावा में इनपुट लेने का तरीका, ऑफ कोर्स इसके मल्टीपल वेज हैं। आप जावा में कमांड लाइन से इनपुट ले सकते हैं, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, आपने इन चीज़ों से घबराना नहीं है। आप स्कैनर की क्लास को यूज़ करके इनपुट ले सकते हैं, और आप इसी तरीके से जो हमारे पास कोई डायलॉग बॉक्स है स्विंग का या AWT का, ये जो जावा में हमारे पास GUI की पैकेजेस हैं उनके थ्रू भी इनपुट ले सकते हैं। सो अभी हम स्कैनर वाली ऑप्शन पे देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए ये लाइन आपको फेमिलियर नज़र आ रही होगी, स्ट्रिंग नेम। यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखें तो बिल्कुल इस लाइन के ऊपर आपने अपना एक वेरिएबल डिक्लेयर भी किया, और साथ ही आपने स्कैनर को यूज़ करके उसके लिए इनपुट भी ले ली। और ये जो लाइन है नीचे वाली, ये वो सी आउट का रिप्लेसमेंट है, जहाँ पे आप अपने उस वेरिएबल को आउटपुट करवा रहे हैं कंसोल के ऊपर। तो आप देखिए एक लैंग्वेज में वेरिएबल का कॉन्सेप्ट वैसे ही रहा। यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ये C++ में एक स्ट्रिंग वेरिएबल बना, यहाँ पे स्ट्रिंग नेम ये जावा में एक वेरिएबल बना। आप देख सकते हैं इसमें स्ट्रिंग का S कैपिटल है, इसमें स्ट्रिंग का S स्मॉल है। ये फ़र्क सारे छोड़ दें अभी सिंपल आप विजुलाइज करें चीज़ों को, कॉन्सेप्ट सेम रह रहा है, सिर्फ लिखने के कुछ सिंटैक्टिक डिफरेंसेस आ रहे हैं, ठीक है जी। और ये हमारे पास जावा की एग्जांपल होगी कि किस तरीके से हम स्कैनर को यूज़ करके इनपुट ले सकते हैं, और फिर हम स्कैनर को जो इनपुट लिया उसको वेरिएबल में स्टोर करवा सकते हैं, और स्टोर करवाने के बाद हम किस तरीके से उसको कंसोल पे प्रिंट भी करवा सकते हैं। अब जनाब यहाँ तक आपको चीज़ क्लियर हो गई। अब हम एग्जांपल लेते हैं जी पाइथन की, एंड यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जब हमने पाइथन की एग्जांपल ली है तो आपको जो चीज़ नज़र आएगी वो अभी जस्ट अ मिनट में आप व्यू कीजिएगा। तो लेट्स सी जनाब, ये हम पाइथन में आ गए, और ये देखिए सर, ये इनपुट का एक फंक्शन है। आपने उसमें मैसेज लिखवा दिया एंटर योर नेम, और जो भी आपने नेम एंटर किया वो इस नेम के वेरिएबल में आ गया। अब स्टूडेंट्स आप यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिए कि जब मैंने यहाँ पर नेम के वेरिएबल में इनपुट ली है, मैंने यहाँ पे डाटा टाइप नहीं
बताई। अब इससे ये बात समझ आ गई है कि जो जावा और सी प्लस प्लस थे वो स्ट्रॉन्गली टाइप लैंग्वेजेस थी, इसलिए वहाँ पे हमें वेरिएबल के नाम के साथ साथ उसकी टाइप बताना ज़रूरी थी। लेकिन अगर आप पाइथन में देखें तो पाइथन आपकी डायनामिक टाइप लैंग्वेज है या वीकली टाइप लैंग्वेज है, जिसके अंदर आपको टाइप नहीं बतानी, बल्कि जब आप उसको वैल्यू देंगे तो उस वैल्यू की बेस के ऊपर जो इंटरप्रेटर है पाइथन का वो खुद आइडेंटिफाई कर लेगा, इन्फर कर लेगा कि इस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी है उसकी टाइप क्या है। तो ये भी आपको बात समझ आ गई होगी। और यहाँ पर आप देखिए, उधर आपने सी आउट लिखा था, इधर आपने ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन लिखा था, और यहाँ पे आपने खाली क्या लिखा है, प्रिंट। तो ये एक फंक्शन है और ये फंक्शन क्या कर रहा है, आप ये देखेंगे जो एफ़ लिखा हुआ है आगे ये ब्रैकेट में करली ब्रैकेट्स में ये नेम लिखा हुआ है, तो नाम से ही पता लग रहा है ये कुछ ऐसा पाइथन का कॉन्सेप्ट है जिसको कहते तो हम स्ट्रिंग लिटरल है, जो ये कर रहा है कि आपने हेलो लिखा और आपका जो भी वेरिएबल है उसके अंदर जो भी वैल्यू होगी वो इसके अंदर खुद ब खुद उसको डिस्प्ले करवा देगा, पेस्ट कर देगा, जो कि रन टाइम पे यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। तो ये देखिए, पाइथन इसलिए भी आजकल की मोस्ट फेवरेट लैंग्वेज है क्योंकि ये ह्यूमन के बहुत नज़दीक है और इसका जो सिंटैक्स है उसको समझना बहुत आसान है, बिकॉज उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई है, जिसकी वजह से वो ह्यूमंस के बहुत नज़दीक है। अब लास्टली बात देखें अगर आप, तो यहाँ पर मैं अब आपको दिखाता हूँ कि अगर यही काम हमने JS में करना है, क्या काम हम कर रहे हैं, एक वेरिएबल में इनपुट ले रहे हैं और फिर उसको सिंपल डिस्प्ले करा रहे हैं। तो ये देखिएगा सर, अभी आपके सामने ये चीज़ आ जाएगी, तो मैं आपको ये भी जस्ट अ मिनट व्यू करवा देता हूँ। तो ये देखें, यहाँ पर आपने लिखा था इनपुट और यहाँ पर आपने जावास्क्रिप्ट में लिख दिया प्रॉम्प्ट और एंटर योर नेम, और अब आपने जो भी एंटर किया वो इस नेम के वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लेट वॉर कॉन्स्ट, ये जावास्क्रिप्ट में कुछ चीज़ें, लेकिन यहाँ पे भी टाइप आपने नहीं बताई। मैं ये लेट वॉर की अभी कहानी आपसे नहीं डिस्कस करूँगा, ये हम अलहदा किसी दिन बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आप देखें टाइप इसमें भी नहीं बताई, तो साबित हो गया ये भी एक डायनामिक टाइप लैंग्वेज है। और उधर सी आउट था, उधर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन था, इसमें प्रिंट था, इसमें ये कंसोल डॉट लॉग है, और यहाँ पर आपने ये हेलो लिखा और आगे जो नेम है उसको आपने ये प्लस के ऑपरेटर की मदद से कनकैटिनेट कर दिया। तो थोड़ा सा एक चीज़ मैं शायद अभी आपको एक दफ़ा फिर विजुलाइज करा देता हूँ, और फिर हम अगर कहेंगे तो इस कोड को रन करके भी देख लेते हैं। तो ये देखें, ये अगर मैं आपके सामने पूरा C++ का कोड अब शो करवाऊँ जो कि इस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा था, जो कि क्या काम था कि यूज़र से एक स्ट्रिंग इनपुट लेनी है, वो वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी और फिर उसके साथ एक हेलो और आगे नेम का मैसेज प्रिंट करवा देना है और एंड पे ये नॉट का साइन कनकैटिनेट कर देना है। तो C++ में ये लिखने का ये तरीका था। इसके अंदर आप देखें, आपने जो डबल कोट्स के अंदर चीज़ लिखी है वो एज इट इज स्ट्रिंग पे प्रिंट हो, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगी। जो आपके वेरिएबल का नाम है उसको आपने लिखा तो वो उसके साथ अटैच हो जाएगा और फिर ये स्ट्रिंग भी आपने एज इट इज़ प्रिंट कर दी। अब ये काम जब आपने जावा में किया तो आपने ये हेलो वाली स्ट्रिंग लिखी कि ये एज इट इज़ प्रिंट करो, प्लस का ऑपरेटर लगाया कनकैटिनेट करने के लिए, साथ आपने अपने वेरिएबल का नाम दिया। तो जो भी नेम में वैल्यू पड़ी थी, जो आपने कीबोर्ड से इनपुट ली थी स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन के थ्रू, वो उस हेलो के साथ कनकैटिनेट हो गई और उसके बाद जनाब आपने एंड पर नॉट को कनकैटिनेट कर दिया। सेम गोज़ विद पाइथन। यहाँ पर अब आपने क्या किया, आपने हेलो लिखा और आपने स्ट्रिंग लिटरल के कॉन्सेप्ट को यूज़ करके ये फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, एफ का मतलब है फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, और आपने करली ब्रैकेट्स में अपने वेरिएबल का नाम लिखा, तो जो भी वैल्यू इस नेम में पड़ी होगी वो इधर आपके साथ आके कनकैटिनेट हो जाएगी। और जावास्क्रिप्ट में भी आप देख सकते हैं, आपने हेलो लिखा, साथ आपने प्लस का ऑपरेटर जो स्ट्रिंग के लिए कनकैटिनेट करने के लिए ओवरलोड हुआ था। ये ओवरलोड क्या होता है इस पर भी बात करेंगे। आगे आपने अपने वेरिएबल का नाम दिया, फिर आपने एक और प्लस लगाया क्योंकि हेलो की स्ट्रिंग को कनकैटिनेट किया नेम में पड़ी हुई स्ट्रिंग के साथ, और अब जो आपकी स्ट्रिंग बन गई है हेलो नेम, उसको आपने कनकैटिनेट कर दिया एंड पर नॉट लगा के। सो आप देख सकते हैं कि एक ही काम था, उस काम को करने के लिए हमने 4 लैंग्वेजेस की एग्जांपल ली और उनकी बेस के ऊपर हमने उनको
आपके सामने चला के अभी दिखाना है, लेकिन आपको मैंने कोड में उसको विजुलाइज करवा दिया। तो अब हम क्या करते हैं सर, अब हम ये करते हैं कि हम इन कोड्स को इनकी पर्टिकुलर लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो रन करते हैं और आप उसकी आउटपुट देखिए, तो उससे आपको चीज़ उम्मीद है इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो जस्ट अ मिनट, मुझे कंपाइलर अब आपके साथ शेयर करना है, तो वो मैं शेयर करता हूँ अभी। जैसा मैंने अभी आपको सब समझा दिया है कि चारों लैंग्वेजेस में इनपुट कैसे लेनी है, आउटपुट कैसे डिस्प्ले हो रही है, तो अब वन बाय वन हम इसको चला के देखते हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी C++ के अंदर, और आप देख सकते हैं कि इसके अंदर वही ये मैंने स्ट्रिंग का वेरिएबल बनाया है जिसका नाम नेम है। उसके बाद हमने एक मैसेज प्रिंट कराया कि एंटर योर नेम, फिर यूज़र से इनपुट ली जो कि नेम के वेरिएबल में चली गई, और वो रैम के अंदर एक लोकेशन है नेम, जैसा मैंने आपको बताया था। और फिर यहाँ पर हमने एक मैसेज प्रिंट कराया हेलो, हेलो के साथ हमने लिखवा दिया नेम, जो भी हम नेम एंटर करेंगे। उसके बाद ये नॉट का साइन। तो लेट्स सी जी, मैं इस प्रोग्राम को अगर रन करूँ तो आप देखिए अब ये यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है कि जनाब एंटर योर नेम, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया जी नबील। तो अब रैम के अंदर जो नेम का वेरिएबल है उसमें नबील जाके स्टोर हो गया, इसलिए जब मैंने सी आउट में ये हेलो के बाद नेम लिखा तो नबील उसके साथ कंकैटिनेट हो गया। सो लेट्स प्रेस एंटर। तो ये आप देख सकते हैं हेलो कॉमा आगे नेम में जो भी मैंने स्ट्रिंग एंटर की थी। अब पर आप देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा चेंज करूं और अब यहाँ पर नेम की जगह नबील की जगह मैं खलील लिख दूं, तो ये देखिएगा जी अब क्या होता है। तो आप देखें वहाँ पे नबील रिप्लेस हो गया किससे, खलील से। तो वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू आती है आप उस वैल्यू को मेमोरी से उसके नाम के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो जनाब ये तो था C++। सो नाउ जी लेट्स गो टूवर्ड्स जावा। तो अब हम क्या करते हैं जी, हम जावा के कोड में चलते हैं। तो जनाब आप यहाँ पर देखिएगा, अभी इसको ज़रा हम थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। ये जावा का कोड है और इस जावा के कोड के अंदर वही चीज़ कि यहाँ पर मैंने ये स्कैनर के थ्रू क्योंकि इनपुट लेनी थी, स्कैनर क्या, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट इट। यहाँ पर ये स्ट्रिंग नेम का वेरिएबल है, ये आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पे मैंने स्कैनर के थ्रू इनपुट ली है और यहाँ पे मैंने फिर वही हेलो उसके साथ कंकैटिनेट किया है और फिर मैंने उसको प्रिंट करा दिया। तो लेट्स रन दिस प्रोग्राम अगेन जी। सो एंटर द नेम, आई से नबील। व्हेन आई एंटर इट you can see what I said you that is happening. Excellent. I run it again. It will ask me about the name again and now I can see for example हलीमा, और जैसे ही मैंने ये एंटर किया तो आप देख सकते हैं अब यहाँ पे हेलो हलीमा लिखा हुआ है। स्टूडेंट देखिए, जो बात मैंने आपसे कही थी कि अगर आपको एक लैंग्वेज में इनपुट लेने का मैकेनिज्म समझ आ जाए, सो मोर और लेस कॉन्सेप्ट वही है, वेरिएबल का भी वही कॉन्सेप्ट है, इनपुट आउटपुट का भी वही कॉन्सेप्ट है, सिर्फ सिंटैक्स चेंज हो रहा है। ओके जी, लेट्स गोज टू पाइथन। ओ वाओ, यू कैन सी जनाब। भैया बात ये है, हिम्मत करोगे तो लैंग्वेज भी सीख जाओगे और इंशाल्लाह ताला अगली कुछ एपिसोड में मैं आपको AI का पार्टनर भी साथ एसोसिएट करके आपकी प्रोग्रामिंग की जब फाउंडेशन क्लियर करवा दूंगा तो उससे भी आपको मैं काफ़ी कुछ इंशाल्लाह सिखा दूंगा। तो आप जनाब यहाँ पर चलते हैं, एंटर योर नेम, यू कैन सी नबील आ गया है। अब मैं छोटा सा एक काम करता हूँ, मैं इस F को यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ। अब देखिए जी क्या हो रहा है। अब जब मैंने ये एंटर करके कहा नबील एंटर करो, तो वो देखें वो जो ब्रैकेट में नेम था वो एज अ स्ट्रिंग आ गया। और अगर इसका मतलब है कि जब आप यहाँ पर F लगा देते हैं तो फिर ये आपका स्ट्रिंग लिटरल बन जाता है और जो भी इस नेम वेरिएबल के अंदर है वो रन टाइम के ऊपर इस नेम में कॉपी हो जाता है। दोबारा चलाते हैं जी। अब यहाँ पे खलील दोबारा लिख देते हैं एंड नाउ यू कैन सी वो रिप्लेस होके खलील आ गया। सो जनाब इनपुट वेरिएबल में आई, टाइप बतानी ज़रूरी नहीं थी और आपको इसकी बेस के ऊपर यहाँ पर ये चीज़ खुद ही पता लग गई है। तो आगे चलते हैं जनाब। हमारे पास जावास्क्रिप्ट है, ये जावास्क्रिप्ट का कोड आ गया, इसको रन करते हैं। प्रॉम्प्ट में उसने मुझे कहा एंटर योर नेम, मैंने नबील एंटर किया, वही चीज़ आपके पास आउटपुट में आ गई। तो क्या खूबसूरत तरीके से हमने आज ये सीख लिया कि एक ही लैंग्वेज के 4 डिफरेंट लैंग्वेजेस में
किसी वेरिएबल में हम इनपुट कैसे लेते हैं और उसको आउटपुट कैसे करवाते हैं। जिस तरह मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको सिखाया है, इसी तरीके से मैं आपको आने वाले भी लैंग्वेज के सारे कॉन्स्ट्रक्ट्स इसी तरीके से चारों लैंग्वेजेस के अंदर सिखाता जाऊँगा इंशाल्लाह ताला। सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा और आप इसकी बेस के ऊपर आगे कुछ चीज़ों को मज़ीद सीख सकते हैं। तो अगर आपका कोई यहाँ पे क्वेश्चन है तो वो आप अपना क्वेश्चन ज़रूर हमसे पूछिए। हम इंशाल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि आपकी जिस किस्म की भी कोई कन्फ्यूजन है हम उस कन्फ्यूजन को रिज़ॉल्व करें और आप उसकी बेस के ऊपर अपने कॉन्सेप्ट्स को इम्प्रूव करके लर्निंग को आसान करें। तो जब स्टूडेंट्स इसी तरीके से एक चीज़ मैं सोच रहा हूँ कि अगर आपको मैं साथ और भी बता दूँ तो शायद आपके लिए कुछ चीज़ों को समझना आसान हो जाएगा। तो लेट्स सी जी, कोशिश करके देखते हैं कि अगर वो चीज़ भी आप लोगों को इसी एपिसोड में समझ आ जाए तो हम सब के लिए काफ़ी ज़्यादा वो भी एक फ्रूटफुल एक्सपीरियंस होगा। तो वो क्या चीज़ है जी, वो भी देख लेते हैं अभी। ये हमारे पास, अगर आप यहाँ पर चलें और यहाँ पर जाके आप लिखें जी कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पे आप लिखें टाइप ऑफ और इसके साथ आप लिख दें नेम। तो देखते हैं जी कुछ होता है। तो ये देखिए, जब मैंने टाइप ऑफ नेम कहा तो यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि नेम की टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ठीक है, अब आपने देखा मैंने हालांकि यहाँ पे नेम को कोई टाइप नहीं दी थी, लेकिन उसने रन टाइम पे नेम के अंदर जो वैल्यू थी उस वैल्यू की बेस के ऊपर उसने उसको अंडरस्टैंड कर लिया है कि इसकी टाइप क्या है। एक चीज़ और यहाँ करके देखते हैं, आपने कंफ्यूज नहीं होना, मैं सिर्फ आपको वैसे ही एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। और उसके बाद जनाब मैंने यहाँ पर इस लाइन को दोबारा कॉपी किया और यहाँ पर जाके मैंने इस लाइन को दोबारा पेस्ट कर दिया। तो लेट्स सी जी, तो नबील, एंड नाउ यू विल बी अमेज्ड टू सी कि जब मैंने इस लाइन के ऊपर नेम में 23 असाइन कर दी है तो अब उसकी टाइप जब मैंने प्रिंट कराई है तो वो स्ट्रिंग से नंबर हो गई है। तो मेरी बात आपको वाज़ेह हो रही होगी कि जो डायनामिक टाइप लैंग्वेजेस हैं वो टाइप को कैसे इन्फर करती हैं उसके अंदर पड़ी हुई वैल्यूज से। इससे प्रोग्रामिंग के अंदर प्रॉब्लम्स भी आते हैं, लेकिन हर चीज़ के प्रॉज एंड कॉन्स हैं, उसके ऊपर फिर किसी दिन इंशाल्लाह ताला बात करेंगे। सो विद दिस आई वांट टू साइन ऑफ टुडे एंड आई विल कम विद द न्यू एपिसोड जहाँ पे हम इसके बाद वेरिएबल्स के बाद जो अगले कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी इन चारों लैंग्वेजेस में इंशाल्लाह ताला इम्प्लीमेंट करेंगे। सो आई विल वेट फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।